हेलो दोस्तों। मैं हर्षित करचे और स्वागत है आपका अपने चैनल डॉक्टर गुरु में। मुझे नीट 2024 में बायो में 355 मार्क्स है और टोटल 670 स्कोर है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट सीरीज। उसमें से आज हम बायोमोलिक्यूल्स ए चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं दोस्तों, उसमें से देख लीजिए। तो वन बाय वन करके हम पूरे नोट्स कवर करने वाले हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। All elements present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue. जो अर्थ क्रस्ट में है एलिमेंट्स वो अपने लिविंग टिश्यू में भी है। और मोस्ट अबंडेंट उनमें से कौन है अपने लिविंग, कौन से एलिमेंट्स मोस्ट अबंडेंट है? तो एक कार्बन और हाइड्रोजन है। विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स एलिमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ए चार्ट भी इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट में जो पहले चार हैं, कौन, इसे में एक ट्रिक थी मेरी, CHON, कौन। ये जो चार एलिमेंट है वो हम में ज्यादा है, अबंडेंट है। देखो ये पहली चार, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक ह्यूमन बॉडी में जाता है 0.5, 18.5, 65 और 3.5। ये अर्थ क्रस्ट से ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। और बाकी के ये जो है ये सब ह्यूमन बॉडी में कम है। इस पे इतना क्वेश्चन पूछते नहीं, पर कभी अगर हार्ड पेपर बनाए तो इस पे भी पूछ सकते हैं। ये अपने में ज्यादा है और इसके बाद कैल्शियम है अपने में ज्यादा। तो अगला देखते हैं। तो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन के बारे में दिया है एनसीईआरटी में। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। उसे क्या बोलते हैं हम? अल्फा कार्बन। इसे हम क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देयर आर फोर सब्सटीट्यूटेड ग्रुप ऑक्यूपाइंग द फोर वैलेंसी पोजिशंस। these are hydrogen, carboxyl group, amino group and are वेरिएबल ग्रुप। इसकी वजह से ही 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बनते हैं, वेरिएबल। बेस्ड ऑन आर ग्रुप मेनी अमीनो एसिड्स, पर ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा अमीनो एसिड बनते हैं, पर उनमें से 20 ही अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। आर ग्रुप इंपॉर्टेंट है। आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। जब हाइड्रोजन होगा तब ग्लाइसिन होगा। जब मिथाइल ग्रुप होगा तब एलिनिन होगा। और जब हाइड्रोक्साइल मिथाइल होगा तब होगा सेरिन। हाइड्रोक्साइल OH और म्हणजे मिथानॉल ग्रुप होगा तब सेरिन होगा। देन उसके बाद फिजिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ अमीनो कार्बोक्साइल एंड आर फंक्शनल ग्रुप based on the number of amino and carboxyl group. There are acidic कौन से? ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। बेसिक कौन से? लाइसिन। और नेचुरल कौन सा है? वैलिन। बेसिक में हमारे पास और एक है, और इसको एक ट्रिक है, हिस्ट्री ऑफ अर्जेंटीना वॉज लाई। हिस्ट्री ऑफ अर्जेंटीना वॉज लाई, ये तीनों है। नेचुरल कौन सा है? वैलिन। इसकी ट्रिक कौन सी नेचुरल के लिए? घावली, गावली, GA, ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। Similarly, there are aromatic amino acids कौन से? टायरोसिन, phenylalanine और tryptophan. A particular properties of amino acids is the ionizable nature of NH2 or NH groups, COOH group. Particular property of amino acids is the ionizable nature। और इसकी वजह से ये क्या बनता है? आयोनाइजेबल नेचर की वजह से क्या बनता है? ज्यूटराइन बनता है। तो ये जो बी है, जब दोनों ग्रुप आयोनाइज होते हैं तब क्या बनता है? ज्यूटराइन बनता है। अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन लेता है और ए एसिडिक ग्रुप हाइड्रोजन छोड़ता है। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल, ये तो पता है हमें। तो ए मिथाइल ग्रुप ऐड होते जाता है, मिथाइल। तो आर ग्रुप कुड बी द सिंपल फैटी एसिड्स। हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप
पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 16 कार्बन्स होते हैं इंक्लूडिंग, और इसमें इंक्लूड भी होता है, ये जो COH ग्रुप होता है इसमें भी इंक्लूड होता है, ये पकड़ के 16 कार्बन का बन जाता है। अरेकाडोनिक एसिड कितना होता है, 20 कार्बन का होता है। फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड्स, और अनसेचुरेटेड कब बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड्स और ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, वन से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, वन या वन से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तब। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज, और ग्लिसरॉल को क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। लिपिड्स हैव बोथ, लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। लिपिड्स में क्या होता है, ग्लिसरॉल भी होता है, ग्लिसरॉल मीन्स ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, और फैटी एसिड्स यानी कि वो कार्बन की चेन। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स को लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जांपल कौन सा है, जिंजली ऑयल, और ये विंटर में भी ऑयल ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। और ये सेल मेम्ब्रेन में होता है अपने, कौन सा होता है वो, लेसिथिन होता है। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और उसके एग्जांपल कौन थे, जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है उसकी, नाइट्रोजन भी मिक्स होता है उसमें रिंग में। तो उसका एग्जांपल कौन से नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर, जब वो शुगर के साथ होते हैं तब क्या हम बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। If phosphate group is also esterified to sugar, then क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और इसका जब एसिडिक ये होगा तब क्या होगा, ये एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिडाइलिक ग्वानिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बनते हैं, जब फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA एंड RNA also consist of न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ओनली। DNA एंड RNA functions as genetic material, दोनों भी जेनेटिक मटेरियल की जैसे फंक्शन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। शुगर, दो शुगर्स दिए सेट में, ग्लूकोज और राइबोज। राइबोज 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, C5H10O5, और ग्लूकोज किसके है, C6H12O6। अमीनो एसिड्स तीनों इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों के ये पहले दोनों जो है नेचुरल है, और ये बेसिक अल्कोहलिक है, OH कंटेनिंग। कौन सा है, और सेरिन और मिथोनिन, दोनों OH कंटेनिंग है। इसका ट्रिक है O से 3, ट्रिक है इसका। तो देखो ग्लाइसिन में R ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है, और एलिनिन में क्या है, CH3 ग्रुप है, और इधर क्या है, C2OH। देखो ये फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड है, ये इधर का एक कार्बन, इधर का एक कार्बन, ए और बीच के 14, टोटल मिला के 16 कार्बन। ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। देखो ये क्यों बोलते हैं, 3 OH ग्रुप है पर एक कार्बन पर, इस भी कार्बन पर, इस भी कार्बन पर, और ये 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। ट्राइग्लिसराइड मीन्स तीनों कार्बन पे एक एक फैटी एसिड है। एक कोलेस्ट्रॉल की डायग्राम है। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड कौन सा है, लेसिथिन है। और ये देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, एडेनिन, एडेनिन क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स में 2 रिंग्स होते हैं, और पिरिमिडिन्स में कितने रिंग होते हैं, एक ही रिंग होती है पिरिमिडिन्स में। पिरिमिडिन में कितनी रिंग है, इसका एग्जांपल दिया है यूरासिल। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब ये एडेनिन जब शुगर के साथ होगा, शुगर के साथ होगा तब क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। और जब इसमें फॉस्फेट फॉस्फेट भी अटैच होगा तब क्या बोलेंगे, एडिनाइलिक एसिड बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे, एडिनाइलिक एसिड।
और एडिनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। कौन सा, एडिनोसाइन एंड यूरिडीन, नाइट्रोजन बेस, और ये नाइट्रोजन बेसिस है। तब अब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि ऐसे होते हैं जो कि ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं कि जिनका रोल हमें पता नहीं उस ऑर्गेनिज्म में क्या है, पर ये अदर ऑर्गेनिजम्स को इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पिगमेंट्स कौन सा है, कैरोटेनॉइड्स और एंथोसाइनिन, ये दोनों पिगमेंट्स है। अल्कलॉइड्स कौन से, मॉर्फिन, कोडेन। टर्पेनॉइड्स कौन से, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। इसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, अर्बिन, राइसिन। इसके लिए ट्रिक है, ये पांचों भी है वो, फाइव फाइव नेम्स के छोटे छोटे है। अर्बिन, राइसिन। लैक्टिन कौन सा है, कॉन्केवलिन ए। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन से है, रबर, गम और सेलुलोज। तो ये क्या है, ये पढ़ते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है मेटाबोलाइट्स की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शंस एंड प्ले नॉन रोल इन नॉर्मल फंक्शन। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उनके फिजियोलॉजी में आइडेंटिफिएबल फंक्शंस भी होते हैं उनके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कुछ फंक्शंस पता नहीं है हमें। प्रोसेस, we do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolites in host organism. तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे हम। हमें तो पता है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि जिनका वेट 800 डाल्टन्स के ऊपर है। देयर इज वन feature common to all those compounds found in acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to around 800 डाल्टन्स approximately. इनमें से एसिड सोल्यूबल पूल में कौन से आएंगे, जो मोनोमर्स है, जो पॉलीमरिक सब्सटेंस नहीं है, जो यानी कि अमीनो एसिड्स, शुगर, स्मॉल स्मॉल ग्लूकोज है, ये सब किस में आएंगे, एसिड सोल्यूबल पूल्स में आएंगे, और इनका मोलिकुलर वेट भी कम होगा। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से हो, प्रोटीन है, सब ये पॉलीमरिक होगी। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। और लिपिड्स इसमें एक एक्सेप्शन है, ये पॉलीमरिक नहीं है तभी भी ये इसमें आ जाता है, इसका वेट भी कम है तभी ये आ जाता है। दे क्लासेस, these classes of compound with exception of lipid a molecular weight in ranging of 10,000 Dalton and above. For this very reason, biomolecules, that is chemical compounds found in living organism, are of two types. One, those which have molecular weight less than 1,000 Dalton and are usually referred to as micromolecules or simply as biomolecules, while those which are found in acid insoluble fraction are called as macromolecules or biomacromolecules. जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उनको उनको क्या बोलते हैं, सिंपली बायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द molecules in the insoluble fraction with the exception of lipid are polymeric substances. The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipid are polymeric substances. Then why do lipids, तो वो होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ ऑल द सेल्यूलर मास, एक सेल में कितना पानी, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज दिया है। तो वाटर कितना परसेंट होता है, 70 to 90% होता है। प्रोटीन कितना, 10 to 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2, और न्यूक्लिक एसिड कितना है, 5 to 7, और आयंस कितने, 1 है। दोस्तों मेरी इसके लिए एक ट्रिक है, कि मैंने एक ट्रिक ऐसे बनाई थी, स्टोरी करके बनाई थी, कि मैं एक सपना देख रहा हूँ और इसमें मेरे फोन में कितना चार्जिंग है,
70 to 90% चार्जिंग गई, तब मैंने अ, वो कल रात का सपना है, कल रात का 3 बजे का सपना है, कल रात के 3 बजे का सपना है। और सपने में दो लड़कियां आई थी, उस उसको नाचने के लिए न्यूक्लिक एसिड मैंने 5 से 7 लाख रुपए दिए, और आई ने 1 लाख डाल के उठा दिया। तो आई एस कितने हैं? एक है। नाचने के लिए कितना दिया था? 5 से 7 लाख रुपए। लड़कियां कितनी थी? दो थी। कार्बन कल रात कितने बजे? 3 बजे। और प्रोटीन्स कितने? 10 to 15। और कितना परसेंट चार्जिंग था? 10 to 90% चार्जिंग था। तो ये प्रोटीन्स के कुछ फंक्शन दिए आपने बारे में, ये सभी प्रोटीन्स है। ये देखो, एक प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन है, क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन है, वो एंजाइम है। इंसुलिन प्रोटीन है, वो हार्मोन का जैसा काम करता है। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स होते हैं, जो क्या करते हैं? फाइट करती है इन्फेक्शन की अगेंस्ट। और रिसेप्टर होते हैं, वो भी प्रोटीन होते हैं, वो क्या करते हैं? सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा का। और ग्लूट फोर क्या है? अनेबल द ग्रुप ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। प्रोटीन कैरी, ये पढ़ते हैं। Protein carry out many functions in living organisms. Some transport nutrients across the cell membrane. Some fight infectious organisms. Some are hormones. Some are enzymes, etc. Collagen is most abundant protein in animal world, and ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase is most abundant protein in the world, whole of the biosphere. तो प्रोटीन जब हम एनिमल वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट बोलेंगे तब कौन सा है? कोलेजन है। और जब होल वर्ल्ड, होल बायोस्फीयर का बोलेंगे तब कौन सा है? रूबिस्को है। अब हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में जानते हैं। पॉलीसैकेराइड्स एसिड इनसोल्युबल पुल में ही होंगे, क्योंकि ये पॉलीमरिक है। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन होंगे, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होंगे। सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक ऑफ पॉलीसैकेराइड constituted of only one type of monosaccharide, ग्लूकोज। ग्लूकोज से ये बनते हैं सिर्फ, और इसे होमोपोलीमर भी बोलते हैं। क्या है? सेलुलोज क्या है? होमोपोलीमर है। स्टार्च एक अदर वेरिएंट है इसका। स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। एनिमल्स का स्टोर हाउस क्या है? ग्लाइकोजन है। इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। जैसे सेलुलोज ग्लूकोज का है, वैसे ही इनुलिन किसका है? फ्रुक्टोज का है। उसका इसका पॉलीसैकेराइड्स का लेफ्ट एंड क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है। और आर से आर राइट एंड क्या है? रिड्यूसिंग है। इट हैज ब्रांचेस as shown in the from the cartoon. स्टार्च फॉर्म्स, इसमें ब्रांचेस भी होते हैं। 1-4 लिंकेज से एक बनता है, स्ट्रेट चेन बनने लगा। और जब ब्रांचेस निकालना है तो 1-6 लिंकेज होती है। तो ये स्टार्च का हेलिकल और कोई कलर के लिए मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों। एस बी आई करके, एस बी आई बैंक होती है ना वो, तो इसके लिए क्या स्टार्च ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर। और ये क्या है? आयोडीन के साथ, I2 के साथ एक है स्टार्च। और इसके लिए क्या है? ग्लाइकोजन के लिए क्या है? एक जी आर करके टिके, जी आर, जी आर ग्लाइकोजन। और रेड कलर, ग्लाइकोजन कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। और ये अपना सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कलर ही नहीं देता है, क्योंकि सेल्यूलोज के पास ये हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये देखो, A1, देखो ये फर्स्ट कार्बन, ए फोर्थ कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, A1, A4, A1, A4, A1। और एक 6 कार्बन, A1 कार्बन, इस फोर्थ, A4 ही होगा। लिंकेज किधर है? सिर्फ इस कार्बन में और इस कार्बन में लिंकेज है। तो A1-6 लिंकेज से ब्रांचिंग बनती है, ब्रांचिंग बनी इससे। इधर इससे क्या बनी? ब्रांचिंग बनी, बस 1-6 लिंकेज से। प्लांट की सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड क्वार्टर फाइबर इज सेलुलोजिक। They have building blocks, amino sugars, chemically modified sugars, glucosamine, N-acetyl glucose, galactosamine, etc. Exoskeleton of arthropods किससे बनते हैं? काइटिन से बनता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स काइटिन का होता है।
वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। और काइटिन क्या है फिर? होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। अब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड इज अनदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ये भी पॉलीमर है तो ये भी मैक्रोमोलिक्यूल ही होगा। ये तो पता है ना हमें कि वो कैसे करते हैं। एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं मोर्टार और पिस्टल से, और उसको ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में डालते हैं। बटर क्लॉथ लेते हैं इसे, और इसको ऐसे इस बर्तन में निकालने के बाद जो ऊपर रहेगा वो क्या होगा? मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा। और जब वो एसिड के साथ इधर आएगा वो सोल्यूबल फ्रैक्शन, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में होगा, और वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए इधर, और इधर क्या हो गए? मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। तो ये जानते हैं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में होगा ये, यानी कि ऊपर होगा। न्यूक्लिक एसिड दे आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स together with polysaccharides and polypeptides. This comprises the true macromolecular fractions. जब देखो ये क्या बोल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि ये जो है तीनों, इसको क्या बोलते हैं? ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। जब लिपिड्स नहीं होंगे, क्योंकि लिपिड्स एक पॉलीमर नहीं है ना, तभी भी वो आता है। इसलिए वो छोड़ के बाकी तीनों मिला के क्या होता है? ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बोलते हैं। टिश्यू फॉर न्यूक्लिक एसिड, building blocks is a न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, और यही बैकबोन भी बनाते हैं। A nucleotide has three chemically distinct components. One is heterocyclic compound, second is monosaccharide, and third is phosphoric acid. थर्ड कौन सा है? फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। इस पे फॉस्फोरिक एसिड। The heterocyclic compound in a nucleic acid are nitrogenous bases named adenine, guanine, uracil, cytosine, thymine. Important है, adenine and guanine are substituted purines। ये क्या है? Purines है। While the rest are substituted pyrimidines। pyrimidines। The skeletal heterocyclic ring is called purine and pyrimidine. Sugar found in the nucleotide is either ribose, monosaccharide, pentose। राइबोस क्या है? मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर है वो। और जब दो पर का ओ OH निकल जाएगा तब क्या बोलते हैं? 2 डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। एक इसमें आएगा डीएनए में आएगा। न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, while that which contain ribose is called as ribonucleic acid। Structure of proteins। प्रोटीन स्ट्रक्चर आर एट 4 लेवल। 4 लेवल पर प्रोटीन स्ट्रक्चर बताया जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड फर्स्ट अमीनो एसिड। ये इसकी ट्रिक है मेरे पास दोस्तों कि एनसीसी एक होता है, एनसीसी करके एक होता है आर्मी का, वो फर्स्ट में आता है। इसलिए फर्स्ट टर्मिनल कौन सा है? एन टर्मिनल। लास्ट टर्मिनल कौन सा है? सी टर्मिनल। एनसीसी ये क्या है? फर्स्ट टर्मिनल एन टर्मिनल, लास्ट टर्मिनल सी टर्मिनल। First amino acid, left end represent first amino acid, right end represent last amino acid। First amino acid is called N terminal, last amino acid C terminal। In protein only right handed कौन से स्ट्रक्चर होते हैं सिर्फ प्रोटीन में? राइट हैंडेड होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इज इन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमको हमारे पास, हेलिकल एक बिट और एक बीटा प्लेटेड, जो कि अपने आप पर फोल्ड होके बनते। A long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen wall, giving rise to the tertiary structure। tertiary structure कैसा है? hollow woolen wall जैसा है।
tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of proteins. Some proteins are an assembly of more than one polypeptide, or substitutes is a quaternary structure. 9.8 enzymes. Almost all enzymes are protein. सारे enzymes के से सारे पर के almost कुछ some nucleic acids के भी बनते हैं. वो कौन सा एग्जांपल है? राइबोजाइम. One can depict an enzyme by line diagram. Enzyme like any protein has primary structure, amino acid sequence of protein. Primary structure क्या है? Sequence है. An enzyme like any protein has the secondary and tertiary structure. When you look at tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain fold through their active site catalyze the reaction at high rate. Enzyme catalyst differ from inorganic catalyst. एंजाइम कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अंतर है मेनी वेज, बट वन में मेजर डिफरेंस नीडेड. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर भी अच्छे से वर्क करते, पर अपने जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो डीनेचर हो जाते हैं कि हाई, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट किससे बनते हैं? प्रोटीन से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर टूट जाएगी. High pressures, while enzyme get damaged at high temperatures, say above 40 degrees Celsius. However, the enzyme isolated from organism who normally live under extremely high, पर कुछ एक्सेप्शन भी है जो हाई टेम्परेचर्स पर रहते, हॉट वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग्स पर रहते, वो स्टेबल होते हैं और खुद को रिटेन करते हैं, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी रिटेन कर लेते हैं एट हाई टेम्परेचर up to 80 to 90 degrees Celsius. Thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from the thermophile organisms. तो ये important एक रूल है, थंब रूल करके है कि 10 डिग्री कम करने पे, अगर ए है इधर, ये ऑप्टिमम दिखा रहा है इधर, अगर हम इससे 10 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करेंगे, तो इसकी एक्टिविटी हाफ से कम हो जाएगी, और इधर के साइड बढ़ाएंगे तो हाफ से बढ़ जाएगी. अगर इधर ऑप्टिमम नहीं है, सपोज ASI इधर तक ऑप्टिमम है और हम इधर है, तो इधर से 10 डिग्री कम करके इधर आएंगे तब एक्टिविटी डायरेक्ट हाफ हो जाएगी, और इधर से इधर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट हाफ से बढ़ जाएगी. जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन देयर डायरेक्शन. तो रेट का क्या है? डी डेल्टा टी बाय डेल्टा टी. एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड भी बनाता है, और कार्बोनिक एसिड से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है. तो इन्होंने बताया कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम द रिएक्शन कैसी होती है? वेरी स्लो होती है, विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड भी फॉर्मड इन आवर. एक आवर में कितनी बनती है? सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे. कितने बन रहे थे? 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे. बट बाय यूजिंग एंजाइम विद इन साइटोप्लाज्म, किधर था? साइटोप्लाज्म. कार्बन कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस. कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस. द रिएक्शन स्पीड वाज ड्रामेटिकली, स्पीड इंक्रीज होगी, कितना बन गई? 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने लगे एक ही सेकेंड में. एक ही सेकेंड में कितना बन गए? 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लगे. तो एक्सेलरेट कितने टाइम्स किए उसने? 10 मिलियन टाइम्स एक्सेलरेट किया रिएक्शन को. 10 मिलियन टाइम्स एक्सेलरेटेड किया रिएक्शन को. There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each of the step is catalyzed by some enzyme complex or different enzymes, is called a metabolic pathway. इसी का बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों डेफिनेशन. A multi-step chemical reaction when each step is catalyzed by same enzyme complex or different enzymes are called metabolic pathway. ये एंजाइम का है अपने पास. पोटेंशियल एनर्जी
ये सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी इधर से, और ये कब होगा जब हम एंजाइम नहीं यूज कर रहे हैं, तो इधर इतनी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी करके देनी पड़ रही है विदाउट एंजाइम, और जब हम एंजाइम यूज करेंगे तब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करके रेट इंक्रीज होता है। प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, यानी कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होती है, देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी इस लाइन तक है और प्रोडक्ट की एनर्जी इधर है, तब क्या होगा, एक्सोथर्मी। एक्सो मींस कुछ एनर्जी रिलीज की तभी प्रोडक्ट बना, तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। जितनी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की होती है सबस्ट्रेट से ज्यादा, जितनी होती है एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम यूज करते हैं तब कम होती है, और जब एंजाइम नहीं होता है तब ज्यादा होती है। The differences in average energy content of yes form, that is, this transition state is called activation energy. Whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the substrate has to go through a much higher energy state or transition state. So, irreversible process, जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तब ये रिवर्सिबल प्रोसेस करके होता है ये एंजाइम। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, और एंजाइम प्रोडक्ट करने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग भी हो जाएंगे। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन सा टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये पीएच के लिए, पीएच और टेम्परेचर के लिए अपने पास सेम ग्राफ है। ये जब कब होगा, ये जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, जब उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर आएगा वो तब क्या करेगा, हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी शो करेगा। एक्टिविटी कब कैसी होगी, जब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच होगा, तब ये क्या है, हाईएस्ट पीक पे। पर सबस्ट्रेट के लिए वैसा नहीं है। सबस्ट्रेट जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपना रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ते जाता है, और कुछ देर बाद जब अपने सारे एंजाइम उनकी फुल इफिशियंसी से काम करना चालू कर देंगे, तभी क्या होगा, जितना भी हम सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे तभी भी अपनी जो स्पीड है रिएक्शन की वो कांस्टेंट रह जाएगी। तब अब वी मैक्स के बारे में, तब उसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेंगे। और जब हाफ वी मैक्स होता है, हाफ वी मैक्स कितने सबस्ट्रेट पे होता है, उस सबस्ट्रेट का उसको क्या बोलते हैं, उस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, के एम बोलते हैं। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemicals shut off enzyme activity, the process is called inhibition. When the binding of chemical shut off the enzyme activity, उसे क्या बोलते हैं, इनिबिशन, एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। उस केमिकल को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। When the inhibitor closely resemble the substrate in the molecular structure and inhibit the activity of the enzyme is called as competitive inhibitor. Competitive inhibitor क्या करेगा, स्ट्रक्चर भी उसका रिजेंबल करेगा, स्ट्रक्चर जैसे दिख रहा भी होगा, और वो इनहिबिट भी करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। The inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind. As a result, the enzyme action declines. That is inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, which closely resemble the substrate succinate in structure. Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogen. 9.8.5 क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, 6 क्लासेस होते हैं, 4 to 13 सब क्लासेस है, 4 to 13 सब क्लासेस है। और इनके नेम कैसे करते हैं, 4 डिजिट नंबर के द्वारा नेमिंग होती है। तो इसके लिए ट्रिक है अपनी ऑथलील, ओ लील, LIL, ऑथलील, ऑथलील क्या ट्रिक है दोस्तों, ऑथलील। ये सब ये 6 क्लास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज,
आइसोमरेज आणि लाइगेज। तो पहले के बारे में जानते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज को ही क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। ये क्या करता है, एंजाइम्स एंजाइम विच कैटालाइजेस ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट, यस और एस डैश। ट्रांसफरेंस क्या करता है, एक ग्रुप को दूसरी ग्रुप पे ट्रांसफर करता है, और वो ग्रुप क्या नहीं होता है, अदर देन हाइड्रोजन होता है। एजी कभी भी क्या नहीं हो सकता, नो हाइड्रोजन, ये कभी हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोलिस क्या है, हाइड्रोलिस क्या है, द एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक सीसी सी हालाइड और पीएन बॉन्ड्स। लाइस क्या है, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स। ये लाइस क्या करता है, ये दोनों को निकल के क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। आइसोमरेज क्या है, इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। जो इंटरकन्वर्जन करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के का, जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का और पोजिशनल आइसोमर का। लाइगेज, enzymes catalyzing the linking together of two compounds, that is enzyme with catalyzed joining of CO, CS, CN, PO etc bonds। अब हम कोफैक्टर्स के बारे में जानेंगे। कोफैक्टर्स क्या है, enzymes are composed of one or several polypeptide chain, however there are there are a number of cases in which नॉन प्रोटीन सब्सटीट्यूएंट मीन्स एक कोफैक्टर सारे ही एंजाइम्स को नहीं होते, देयर आर नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस है जिनमें नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलता है, जो अटैच होगा एक एंजाइम को, आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। इन दिस इंस्टेंट प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज अपोएंजाइम। जो प्रोटीन का पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, अपोएंजाइम बोलेंगे, और जो नॉन प्रोटीनेशियस है वो क्या है ना, कोफैक्टर है। और देयर आर काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स मे बी आइडेंटिफाइड एज, कौन से, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, फिर कोएंजाइम और मेटल आयन। तो अब हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप के बाद कोएंजाइम्स और मेटल आयन। Prosthetic groups are कैसे organic compound है, are distinguished from the cofactor is that they are tightly bound। कैसे होते हैं, tightly bound to apoenzymes। For example, in peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, heme is the prosthetic group and it is the part of active site of the enzyme, और एक्टिव साइट का भी हिम पार्ट होता है। कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोएंजाइम्स भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बट दे एसोसिएट विद अपोएंजाइम ओनली ट्रांजिएंटली। ये कैसे बाइंड करता है, ट्रांजिएंटली, और थोड़ी देर के लिए बाइंड करता है। नेचुरली यूजुअली अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। फर्दरमोर coenzymes serve as cofactor in a number of different enzymes catalyzed reactions. These essential chemical components of some coenzymes are vitamins, that is coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide NAD or NADP contain vitamin niacin. A number of enzymes require metal ion for their activity, which form coordination bond with side chain at the active site, and at the same time from one or more coordination bond with the substrate. Zinc is cofactor for proteolytic enzyme carboxypeptidase. Catalytic activity is lost when
cofactor is removed from the enzyme, which testifies that they play a crucial role in catalytic activity of the enzyme. तो हम प्रोटियोलाइटिक ग्रुप के प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में जानते हैं, पता करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक के पहले। कोफैक्टर भी कैसा है? ऑर्गेनिक है। मेटालाइन क्या है पर? इनऑर्गेनिक है। और एक कैसे बाइंड होता है? टाइटली बाइंड होता है, टाइटली बाइंड होता है। और ये टाइटली नहीं, ये कैसा है? ट्रांजिएंटली होता है, ट्रांजिएंटली कोऑर्डिनेट। और ये किस बॉन्ड से होता है? मेटालाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होता है। टाइटली बॉन्ड टू द। और इसका एग्जांपल क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप का? हीम एग्जांपल है, हीम एग्जांपल है। और कोएंजाइम का कौन सा है? कौन सा विटामिन है कोएंजाइम का? नियासिन विटामिन है। कौन सा विटामिन है? नियासिन। किसके लिए? नियासिन। और मेटालाइन का कौन सा है? जिंक। जिंक और किस में? कार्बोक्सी पेप्टिडेज में है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो इसके साथ एंड करते हैं, एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। और ऐसे ही हम नीट सीरीज में आगे के भी चैप्टर देखेंगे। थैंक यू, बाय।